हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस पेपर को दिए हैं उनसे बात करने पर हमें ये पता चला है कि पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था। टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पूछे गए थे आप सभी के एनएचपीसी का। तो डियर फ्रेंड, आज आप सभी का हम एनएचपीसी 2022 पेपर का एनालिसिस करेंगे फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स 5 मार्च इवनिंग शिफ्ट का पेपर। देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस अभी हम नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के बाद जस्ट हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का भी वीडियो बनेगा और बहुत ही जल्द अपलोड होगा। पहले इसको आप लोग पूरा सीन कर लीजिए, देख लीजिए, अपने क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। तो हम आप सबके सामने मैक्सिमम क्वेश्चन लाएंगे तथा उनके आंसर भी मैक्सिमम रहेंगे। मान के चलिए 40 के नियर अबाउट आप सभी के टेक्निकल क्वेश्चन देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन टेक पे भी। नॉन टेक में मतलब जैसे कि रीजनिंग और आप सभी के जीके जी से कुछ क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले डिफरेंट एक बात और करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं और टेक्निकल स्टूडेंट हैं, कहने का मतलब आप डिप्लोमा किए हैं या फिर आईटीआई किए हैं या फिर बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंट ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो डिफरेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के पहले तो हम ये बात कर लेते हैं मोटा मोटा कि किस किस सब्जेक्ट को इस पेपर में वेटेज दिया गया है। कहने का मतलब है किन किन सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आए थे एनएचपीसी के एग्जाम में 5 मार्च इवनिंग शिफ्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए, पहले मैंने ऑलरेडी सारा चीज़ लिख रखा हूँ, उसके बाद सारा चीज़ आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं, इसमें आप सभी के 140 क्वेश्चन टेक्निकल के आए थे, जिसमें से 60 क्वेश्चन नॉन टेक के थे। उसमें से भी 30 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 30 क्वेश्चन आप सभी के जीके जीएस के थे। ठीक, जीके जीएस करंट वगैरह। ठीक, तो पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल में सबसे ज़्यादा जो इस पेपर में वेटेज मिला है मशीन को मिला है और पावर सिस्टम को मिला है। किसको? मशीन को मिला है और पावर सिस्टम को मिला है। अगर बात करें मशीन में नंबर ऑफ क्वेश्चन की, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट 40 से लेकर के 45 क्वेश्चन मशीन से आए थे। उसके बाद यही नियर अबाउट आप सभी के पावर सिस्टम से भी 40 से लेकर के 45 क्वेश्चन आए थे आप सभी के पावर से, पावर इलेक्ट्रॉनिक सॉरी फ्रेंड्स, पावर सिस्टम से। मतलब पावर सिस्टम में भी आप सभी के सभी पावर प्लांट्स, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स, सभी प्रकार के पावर प्लांट्स, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और ट्रांसमिशन सिस्टम भी इंक्लूड कर दूँ। ठीक है, और बात कर लेते हैं यूटिलाइजेशन और ट्रैक्शन से। तो यूटिलाइजेशन और ट्रैक्शन से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे 5 से 10 क्वेश्चन यूटिलाइजेशन एंड ट्रैक्शन आए थे। उसके साथ साथ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के भी कुछ क्वेश्चन आए थे, 5 से 10 क्वेश्चन इसके बीच में अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से भी आए थे। उसके साथ साथ बताऊँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक के भी क्वेश्चन आए थे 5 से 10 क्वेश्चन, मतलब 5-10 नहीं, आप 5 ही तक मानिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक के 5 उस क्वेश्चन नियर अबाउट आए थे। ठीक है, एसजीपी के भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे जितना ये सब वेटेज रखते हैं। तो कुल मिला करके अगर इस पेपर की हम बात करें मोटा मोटा, तो इन सब्जेक्ट से आप सभी के क्वेश्चन आए थे। इन सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। तो देखा जाए टेक्निकल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वही कोर सब्जेक्ट से। कहने मतलब इलेक्ट्रिकल का जो कोर सब्जेक्ट होता है उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा था। एक भी क्वेश्चन आप सभी के इधर उधर से नहीं पूछा था। यहाँ तक कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से नहीं पूछा। एनालॉग से कुछ क्वेश्चन आए थे, एनालॉग हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, तो एनालॉग से 5 से 6 क्वेश्चन एनालॉग का भी आया था। ठीक है, उसके बाद फालतू सब्जेक्ट जैसे कि पीएलसी, स्काडा, मैटलैब, ऑटोकैड, ये सब फालतू सब्जेक्ट, आईएमईडी जैसे कि पीपीसीएल करता भी पीछे जस्ट हुआ ही था यही। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा था। तो ये देखा जाए टेक्निकल का जो क्वेश्चन पूछने का सिक्वेंस था, पैटर्न था, वो बहुत अच्छा था एनएचपीसी का। ठीक है, तो चलो ये तो रहा मोटा मोटा आप सभी के टेक्निकल क्वेश्चन, मतलब कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन किन किन सब्जेक्ट से आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। टेक्निकल में जो क्वेश्चन आए थे एक्चुअल में आप सभी के एग्जाम में, वो क्वेश्चन आप सबके सामने दिखाते हैं। कुछ क्वेश्चन का हम आंसर भी दिए हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दिए हैं। तो नॉर्मली हम क्वेश्चन दिखा देंगे ताकि आप लोग को एक अनुभव लग जाए और आप उसको अपने मोबाइल में, क्रोम में, बुक में अपना सर्च कर लें अपने हिसाब से उसका आंसर। ठीक है, जो बाकी हम जानते थे उसका आंसर लिख दिए हैं। बस आप लोग वीडियो को पूरा सीन कीजिएगा। हाँ, एक बात और करना चाहेंगे, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और टेक्निकल स्टूडेंट हैं, कहने मतलब पॉलिटेक्निक करके जे की प्रिपरेशन करते हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए टेक्निकल से रिलेटेड जितना भी नोटिफिकेशन अपडेट रहता है A to Z उन्हें आप तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सम क्वेश्चन विच कमिंग इन योर एग्जाम। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में आए थे। तो टेक्निकल के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी का मेजरमेंट का हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था, फ्रीक्वेंसी मेजर डिवाइस इन
ऑक्सीलेटर्स। तो ऑक्सीलेटर्स में जो फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, यहाँ पे हम मैं भी बताना चाहता हूँ, थोड़ा इंग्लिश हम प्रॉपर ढंग से नहीं लिखे हैं, सेंटेंस उतनी अच्छी नहीं बन पाई है जल्दीबाजी में, तो आप सभी को ऊपर हम बोल के हम समझा देंगे, आप हमारे आवाज़ पे जाइए, लिखे हुए बातों पर ना जाइए, ठीक है। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीलेटर्स में जो आप फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं वो किस डिवाइस को लगा करके वहाँ पर मेजर करते हैं, तो वहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा विन्स ब्रिज। क्या होगा? विन्स ब्रिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, तो डायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट एसी एंड डीसी बोथ मेजर करता है। इसमें देखिए कुछ शायद ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन आया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो मतलब आप जान लीजिए डायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी और डीसी दोनों मेजर करता है, लेकिन वहाँ पे जो था वो वहाँ पे एसी था ओनली, तो वहाँ पे वही कथन आप सभी का गलत है, मतलब फॉल्स कथन को चूज करना था, तो वो कथन गलत है जिसमें था ओनली मेजर एसी। ये एसी नहीं मेजर करता, ये एसी और डीसी दोनों मेजर करता है, ठीक है। चलिए आगे इसी सीक्वेंस में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड करना था, तो ये क्वेश्चन था, अभी एग्जैक्ट इसका मतलब आंसर पता नहीं चल पाया था, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड करना है। तो इसे क्या आप जानते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हाँ, याद आ गया। इसका ये क्वेश्चन था कि रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना था, तो उसमें था एक लीनियर स्केल इसमें दिया था मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, तो भैया लीनियर नहीं होगा, क्योंकि लीनियर जो होता है वो पीएमसी का होता है और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का नॉन लीनियर होता है, ठीक है। और मूविंग आयरन होता क्या है, ये पीएमसी से कम सेंसिटिव होता है, पावर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और एफिशिएंसी थोड़ी सी वीक होती है इसकी। बाकी ये एसी और डीसी दोनों को मेजर करने का काम करता है। इसकी स्टार्टिंग टॉर्क ठीक ठाक होती है क्योंकि ये आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, I² 2 DL/d थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु मेजर फ्रीक्वेंसी, तो मेजर फ्रीक्वेंसी को कौन मेजर करता है, कौन सा डिवाइस, तो विन्स ब्रिज है इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, व्हाट क्वांटिटी ऑक्सीलोस्कोप मेजर इज नॉट, मतलब कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो ऑक्सीलोस्कोप या फिर ऑक्सीलेटर्स वो मेजर नहीं करता है, तो वो मेजर नहीं करता है। इसमें जो ऑप्शन था एनर्जी का, वो उसका करेक्ट आंसर है। एनर्जी को मेजर नहीं करता, बाकी फेज फ्रीक्वेंसी को, फेज डिफरेंट को, एम्पलीट्यूड को, इन सभी चीज़ों को आप सभी का ऑक्सीलोस्कोप ऑक्सीलेटर्स मेजर करता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बीजेटी व्हाई यूज, मतलब कॉमन कलेक्टर जो बीजेटी होता है वो क्यों यूज होता है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। एग्जैक्ट में भी ये क्वेश्चन नहीं भी था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया था कॉमन कलेक्टर बीजेटी क्यों यूज करते हैं, तो ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका करंट गेन ज़्यादा होता है और वोल्टेज गेन कम होता है, ठीक है। इस वजह से हम बीजेटी में कॉमन कलेक्टर यूज करते हैं। आगे देखिए सम क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन आए थे आप सभी के अल्फा बीटा गामा पे रिलेट थे, मतलब करेंट गेन से 2-3 क्वेश्चन आया था, तो वो सारे क्वेश्चन तो हम नहीं लिख पाए, लेकिन ये है कि बता दे रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा करंट गेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कॉमन कॉन्फ़िगरेशन से। तो अगर एक क्वेश्चन ऐसा था कि अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं, अल्फा की वैल्यू दिया था, उसमें बीटा की वैल्यू पूछ रहा था, तो उसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 99, ठीक है। 99 जो स्टूडेंट मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर फार्मूला हम बताएं तो अल्फा बराबर होता है बीटा/1 + बीटा। चलिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। जेफेट में रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना था, तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट आएगा 3 टर्मिनल एंड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़िए इसी सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 का थोड़ा एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि कॉमन कलेक्टर रेजिस्टेंस दिया था और यहाँ पे वोल्टेज भी दिया था, तो कुछ नहीं करना था आप सभी को, यहाँ की करंट फाइंड करनी थी। उसके बाद ये आई बी की वैल्यू पूछ रहा था, आई बी की वैल्यू आप सभी को निकालना था। तो ये जो बीटा दिया था, करंट गेन दिया था आप सभी को, एक कॉमन इमीटर है, तो आई सी बराबर होता है आई सी बटे आई बी, मतलब बीटा बराबर, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू दिया था, ठीक है। तो आप सभी को कुछ नहीं, नॉर्मल निकालना था आई सी वैल्यू, आप निकाल करके और जो इधर से आएगा वो दोनों ऐड कर देंगे, तो आप सभी का ओवरऑल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 यही था कि अल्फा की वैल्यू दिया था और बीटा की वैल्यू पूछ रहा था, तो उस वाले जो हम जस्ट पीछे फार्मूला बताए थे उससे आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे इसी सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 11, डीसी शंट मोटर का रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना था। तो डीसी शंट मोटर में देखिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट होता है उसमें ऑप्शन ढेर सारे थे, उसमें एक ये भी ऑप्शन था टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IM, जिसमें कि लीनियर प्रोपोर्शनलिटी का मतलब था कॉन्सेप्ट, और एक था जो टॉर्क होता है वो डायरेक्ट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, आर्मेचर करंट के। तो ये इसका इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको अगर आप सिलेक्ट मतलब सही मारे होंगे तो ये आप सभी का सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक ईएमएफ पे भी क्वेश्चन आए थे आप सभी, 1 या 2 क्वेश्चन बैक ईएमएफ पे आए थे। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि कोई आप सभी का मशीन है वो लैप वाइंडिंग है, उसमें आप सभी को बैक ईएमएफ फाइंड करना था, वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न, स्पीड, फ्लक्स।
सारा चीज़ दिया हुआ था, तो ए और पी को कट कर देना था, बाकी इसको आप जो भी चीज़ें दिए था उसको पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो आप सभी का बैक में आपका करेक्ट आंसर निकल के आप सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप क्वेश्चन इस फार्मूले से आप लगाए होंगे तो आप सभी को मतलब आंसर सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 13, स्लीप की वैल्यू निकालना था, जिसमें कि स्टेटर फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 50 हर्ट्ज और रोटर फ्रीक्वेंसी भी दी हुई थी। ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी भी दी हुई थी, आप सभी को स्लिप निकालना था। तो जब स्लिप का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 3% आएगा, क्योंकि जो आप जानते हैं F2 बराबर क्या होता है, SF1 होता है। तो आप F1 की वैल्यू 50, बाकी F2 जो दिया था 50 में जो F2 था उसमें आप 50 का डिवीजन करके 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो आप सभी का 3% करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फुल पोल पिच का एंगल। एक क्वेश्चन ऐसा आया था इलेक्ट्रिकल मशीन इंडक्शन से, फुल पोल पिच का एंगल पूछा था, तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए हाँ एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था, उसको हमने लिखा नहीं, अभी जस्ट याद आ रहा है कि कोई आप सभी का स्टार वाइंडिंग है। ठीक है, स्टार वाइंडिंग है, ठीक है, स्टार वाइंडिंग है, इसको इक्विवेलेंट डेल्टा में चेंज करना है, और जो स्टार वाइंडिंग है इनका जो रेजिस्टेंस है, जैसे ये जो भी रेजिस्टेंस है ये सेम क्वांटिटी के हैं, तो इनको अब डेल्टा में चेंज करना है, और डेल्टा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था, तो कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, 3 टाइम्स हो जाएगा, और मे भी इसका आंसर 990 ओम आएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो तो ये इसका करेक्ट आंसर है 990। चलिए इसी सीक्वेंस आगे बढ़ते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर कितनी टाइम्स स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा देता है, तो नियर अबाउट 10 टाइम्स स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, तो सेफ्टी फैक्टर की जो वैल्यू होती है 1.5 के समथिंग होती है सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू। आगे देखिए, सिंक्रोनस जनरेटर कैपेसिटेंस नेचर पे वर्क करता है। जब आप सभी का पढ़े होंगे वो आर्मेचर रिएक्शन, तो आर्मेचर रिएक्शन में आप देखे होंगे जब आप सभी का सिंक्रोनस जनरेटर होता है, अगर उसमें कैपेसिटिव नेचर करने होता है, कैपेसिटिव नेचर के लोड से जोड़ा जाता है, तो उस वक्त जो आप सभी का आर्मेचर रिएक्शन होता है वो फुल्ली मैग्नेटाइजिंग नेचर का होता है। क्या होता है, फुल्ली मैग्नेटाइजिंग नेचर, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं, थोड़ा हम ट्रांसफार्मर की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन था टीटी कनेक्शन ऐसा था, स्कॉट कनेक्शन को आप किस नाम से भी और जानते हैं, तो स्कॉट कनेक्शन को अपने लोग टीटी कनेक्शन के भी नाम से या फिर रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, डिफरेंशियल रिले का रॉन्ग स्टेटमेंट आप सभी को चूज करना था, तो इसका तो करेक्ट आंसर भी नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कुछ आया था। बाकी आप लोग क्वेश्चन को देख करके आइडिया लगा लीजिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्लगिंग ब्रेकिंग में, प्लगिंग ब्रेकिंग को अपने लोग और भी किस ब्रेकिंग के नाम से जानते हैं, तो रिवर्स करंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन था आप सभी का, वेरी हाई परमिबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा परमिबिलिटी किस मैग्नेटिक मटेरियल्स का होता है, तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिबिलिटी होता है वो औरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है, 1 से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे क्वेश्चन आया था। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्वेश्चन ये था कि V2/V1 की वैल्यू निकालना था, और वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न दे रखा था, तो इसको आप इस वाले फार्मूले से सॉल्व करने N2/N1 बराबर V2/V1 से सॉल्व किए होंगे तो आप सभी का करेक्ट आंसर आ गया होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम से भी क्वेश्चन आया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 90 से 40 और 10 से 40%, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, हाँ एक अच्छा क्वेश्चन आया था यूनिट से, रिलेक्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो फ्रेंड बताना चाहता हूँ, रिलेक्टेंस का यूनिट पर हेनरी होता है, हेनरी इनवर्स होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फ्लक्स से भी क्वेश्चन आया था, फ्लक्स से मतलब फ्लक्स का डायरेक्ट फार्मूला पूछा था, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, एमएमएफ बटे रिलेक्टेंस, क्या होता है, एमएमएफ बटे रिलेक्टेंस, जहाँ पे एमएमएफ बराबर होता है एनआई नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। चलिए इसी सीक्वेंस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है, तो अपने लोग जानते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो कंडक्टर मटेरियल्स का होता है, बाकी जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जो आपके ऑप्शन में थे वो 3 सेमी कंडक्टर मटेरियल्स थे, बाकी एक ऐसा था जो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, बाकी ये भी बहुत मतलब कंफ्यूजन में ही है कि यार इसका मैग्नीन होगा कि नहीं। बाकी 3 तो जो थे वो सेमी कंडक्टर थे, तो वो ऑलरेडी ऐसे ही कट गए होंगे, इस वजह से अगर मैग्नीन जो स्टूडेंट क्लिक किए होंगे उनका मतलब 95% है, उनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम KCL KVL से 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो क्वेश्चन तो हम नहीं आप सबके सामने ला सकते क्योंकि KVL के क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन है तो आप उम्मीद करते हैं हम लगा ही लेंगे आप लोग। तो 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी के KVL KCL पे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात कर लेते हैं। पेंटिंग को सुखाने के लिए, पेंटिंग ड्राइंग के लिए कौन सा हीटिंग अपने लोग यूज करते हैं, तो उसको यूज करते हैं इंफ्रारेड हीटिंग,
ठीक है। बाकी थोड़ा कन्फ्यूजन में हमको है कि शायद मे बी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग भी यूज कर सकते हैं, इसको आप लोग थोड़ा अपने कॉपी या नोट्स में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, स्विच गियर में जो शील्डिंग लगाते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए, एक लगाते नहीं है आगे शील्डिंग, वो कितने मीटर तक दीवार को छोड़ करके होता है, मतलब कितने मीटर तक होता है, तो ये होता है आप सभी का नियर अबाउट 1 मीटर, ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, वाटर फ्लो रूल डिफाइंड। तो वाटर के जो फ्लो होता है, जो एक रूल होता है वाटर फ्लो पर, इसको कौन सा रूल डिफाइन करता है, तो इसको डिफाइन करते हैं बर्नौली प्रमेय के थ्रू, ठीक है। आगे देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट का पार्ट नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 36 है ये। तो हाइड्रो पावर प्लांट का जो भाग नहीं है वो है रिएक्टर। चलिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा कितना होता है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू जो हमेशा होता है 1 से ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा कैसे होता है, अभी नीचे फार्मूला लिखे हैं, फार्मूला को देख करके सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, 1-2 क्वेश्चन सभी फार्मूले में पूछा था, जैसे कि लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, जो सभी जानते हैं लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से कम या फिर मैक्सिमम 1 के बराबर होती है, ठीक। बाकी डाइवर्सिटी फैक्टर भी क्वेश्चन पूछा था, मतलब ये देखिए ओनली वन फार्मूला लिखे हैं, क्वेश्चन बाकी पूछा था। ये फार्मूला इसलिए लिखे हैं, अगर आप इस फार्मूले को मतलब वहाँ पे पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे तो आप सभी के आंसर सही आए होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो उम्मीद करते हैं आप गलत नहीं किए होंगे। अगर फार्मूला सही रखे होंगे तो आंसर सही निकल के आएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर की। द सम ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ सब स्टेशन, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं, करेक्ट फार्मूला है, ठीक है। अगर आप इस पर सॉल्व किए होंगे तो आप सभी के आंसर करेक्ट निकल के आए होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर क्या होता है, तो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस अपॉन मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस, ये फार्मूला होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का। ये क्वेश्चन इस पे भी आया था। एक क्वेश्चन आप सभी का नोजल से रिलेटेड आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो भी नहीं समझ में आ रहा है। नोजल से आया था कि नोजल क्या करता है एक्चुअल में, तो सभी जानते हैं नोजल जो आप सभी का वाटर हाइड्रो पावर प्लांट होता है, उसमें जो डैम में पानी स्टैटिक एनर्जी होती है, उस पानी को काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज करता है, उसको एक डायरेक्शन देता है, एक फ्लो देता है आप सभी का नोजल। तो ये इसका करेक्ट, मतलब इस टाइप का अगर ऑप्शन होगा, अगर आप टिक किए होंगे तो आप सभी के क्वेश्चन मतलब आंसर सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। हाँ फ्रेंड्स, एक बात फिर कहना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सभी को आगे भी टेक्निकल के हर प्रकार के वैकेंसियों से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 37, एक क्वेश्चन था, कुछ इस प्रकार का सिग्नल्स आया था, मतलब xt बराबर a साइन ओमेगा टी। जहाँ पे a है वहाँ पे कुछ क्वांटिटी थी, इसको हम माने हैं, और साइन ओमेगा टी भी नहीं था एग्जैक्ट, वहाँ पे 314 समथिंग था, 314 टी करके था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना था और आप सभी को फ्रीक्वेंसी बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो 50 हर्ट्ज, ये इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। एक क्वेश्चन टाइम पीरियड पे भी था, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, आवर्तकाल बराबर क्या होता है 1 बटे फ्रीक्वेंसी। तो आप जब 1 बटे फ्रीक्वेंसी 1 बटे 50 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 20 मिली सेकेंड निकल के आएगी। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे और इनका एग्जैक्ट यही आंसर होगा। अगर आप टिक किए हैं तो आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, तो एक क्वेश्चन था, मतलब उसमें इंडक्टेंस की ढेर सारी वैल्यू दी थी ब्रांचेस में, तो उनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पूछा था, इसको सॉल्व करना था। तो मतलब ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं ओनली वन, और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पूछा था, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था, मतलब ब्रांच दे दिए थे, दो मतलब ब्रांच जो भी दिए थे और उनका 2 टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था। ये 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा आया था, ठीक है। चलिए, तो ये आप सभी के टेक्निकल क्वेश्चन जो भी हमें मिल पाया, जो भी कैंडिडेट से पता चल पाया, जो भी चीज़ें हो पाई, उतना हम आप सबके सामने लाने की कोशिश किए। बाकी ये तो चलो रहा सेकेंड शिफ्ट का, मतलब इवनिंग शिफ्ट का 5 तारीख इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट सेकेंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस। अभी हम फर्स्ट शिफ्ट का भी वीडियो बना देंगे, बहुत ही जल्द बना देंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे भी हमारा फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो अपलोड हो, इसके 1 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा, तो वो भी आप तक पहुंच जाए, वो भी आप तक मतलब आप देख पाएँ कि कैसे उसमें क्वेश्चन आए थे, और आप कंपेयर कर पाएँ कि किस पेज का पेपर हार्ड था तो किस पेज का पेपर सरल था, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नॉन टेक की। तो नॉन टेक में रीजनिंग का अगर हम बात करें किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, तो रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, रीजनिंग के नॉर्मल हम टॉपिक बता देते हैं। तो रीजनिंग के जो आप सभी के मोटा मोटा टॉपिक आए थे, नॉन वर्बल में फिगर वगैरह से आया था पहचानने के लिए, मतलब कि शिफ्टिंग वगैरह, फिगर शिफ्टिंग से मतलब घुमा रहा था गोल गोल, और मिरर से क्वेश्चन आया था। उसके बाद वर्बल में अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन से, डायरेक्शन से, कोडिंग डिकोडिंग से, सीटिंग अरेंजमेंट से, और ऑड ऑप्शन सिलेक्शन से करना होता है। 4-5 ऑप्शन थे, तो उसमें ये कह रहा था कि कौन सा सबसे ऑड है, फिर कौन फिट नहीं हो रहा है, उसको सिलेक्ट करना था, ठीक। तो ये नियर अबाउट मोटा मोटा हो गया आप सभी का नॉन टेक का
क्वेश्चन रीजनिंग में। ठीक, अब बात कर लेते हैं जीके जीएस का। जीके जीएस का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पता चल पाया, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जो क्वेश्चन सरल होते हैं थोड़ा और स्टूडेंट को याद होते हैं, उनका जो सही होता है ना, उनको क्वेश्चन वही याद भी रहता है एग्जाम हॉल के बाहर। और जो क्वेश्चन उनको नहीं आता, जो क्वेश्चन हार्ड होते हैं, वो क्वेश्चन उनको याद भी नहीं रहते हैं। ठीक, तो नॉन टेक क्या होता है कि टेक्निकल स्टूडेंट के ऑलरेडी सभी के कमजोरी होते हैं, मैक्सिमम 70 से लेकर के 80%। तो उनको वो क्वेश्चन याद ही नहीं रहता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आया क्या था। वो तो ऐसे बोलते हैं कि हम तो अपने लाइफ में पहली बार ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ऐसा मैटर होता है, जिस वजह से नॉन टेक के क्वेश्चन सबके सामने नहीं ला पाए हैं हम। तो चलिए एक दो क्वेश्चन है। इंडिया के पड़ोसी नंबर ऑफ पड़ोसी देश कितने हैं? तो मैक्सिमम जो है 9 पड़ोसी देश हैं। बहुत सारे लड़कों को गलती की है, सब कोई 7 मारा है तो कोई 8 मारा है। तो बताना चाहता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9 होगा। आप स्थलीय न गिनिए, स्थलीय और जलीय सब गिनिए। ठीक है, जैसा कि आप गिनेंगे, चीन हो गया आप सभी का, अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद श्रीलंका हो गया, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, फिर म्यांमार। ठीक, कितना हो गया आप सभी का? 7। उसके बाद अफगानिस्तान 8 और मालदीव आप सभी का 9 हो गया। ठीक, तो टोटल आप सभी के जो पड़ोसी देश हैं वो 9 है। 9 इसका करेक्ट आंसर है। जो भी स्टूडेंट 7 या 8 मारे हैं उनके गलत होंगे। आप सब आंसर किए आने के बाद देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि स्थलीय नहीं पूछा था, वहाँ पे साफ साफ लिखा था बस पड़ोसी देश। अगर स्थलीय पूछना होता तो वहाँ पे स्थलीय वर्ड मेंशन करता। अब चलिए बात करते हैं आगे। वेट लिफ्टिंग से क्वेश्चन आया था कि इंडिया का विनर्स कौन था वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक में भी यही क्वेश्चन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मीराबाई चानू होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इस पेपर एनालिसिस आप सभी को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो फ्रेंड्स आप सभी का NHPC का पेपर देने गए थे। तो ठीक है, कुछ ही समय के बाद आप सभी का फर्स्ट पेपर का एनालिसिस हम कर देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए नोटिफिकेशन के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून नेक्स्ट टाइम।